Very good morning to you all students. In our last class we have started our fourth chapter of geography, that is agriculture, and we have completed till topic food crops other than grains till page number 41. Today we are going to see the non-food crops. Okay beta, so non-food crops, that is first crop is rubber. So rubber is grown in equatorial regions, so it is called as equatorial crop, but can also be grown in tropical and subtropical areas. So rubber can also be grown in subtropical and tropical areas. If we create the situation in these areas like a equatorial region, so it can also be grown in tropical and subtropical areas. Rubber requires moist and humid climate. Understand beta? Then rainfall for growing rubber should be more than 200 centimeter. Temperature more than 25 degrees Celsius. It is an important industrial crop that provide raw material for industries. Rubber provide raw material for different industries. Different industries use rubber for various purpose. The major areas that grow rubber are Kerala, Tamil Nadu, Meghalaya, Andaman and Nicobar Island. Okay beta. Next crop is fiber crops. Fiber crops like jute, cotton, hemp, natural silk, all these are major fiber crops. Silk we get from the cocoon of silkworm. ठीक है, fed on mulberry. Silkworm जब जो है mulberry leaves खाते हैं तो उसके ऊपर अपना cocoon जो है छोड़ते हैं. उस cocoon से जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उससे हम जो है silk form करते हैं. अब बेसिकली अपन फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट फाइबर क्रॉप है कॉटन. कॉटन भी जैसे रबर रॉ मटेरियल यूज होता है दूसरी इंडस्ट्रीज में, वैसे भी कॉटन जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है. बेसिकली कॉटन जो है एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन क्लॉथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज. जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इन वर्ल्ड. ठीक है, और ये कॉटन ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में. हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कॉटन के लिए, लो रेनफॉल चाहिए होते हैं, और एटलीस्ट पूरे साल में 210 जो है फ्रॉस्ट फ्री क्लियर क्लाइमेट चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन धूप चाहिए होती है. मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात. फिर है जूट. जूट को बेटा अपन गोल्डन फाइबर भी, बेसिकली दोनों इंपॉर्टेंट है. अगर नॉन फूड क्रॉप आती है तो इनमें से कॉटन पर और जूट पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. तो जूट को अपन गोल्डन फाइबर भी, 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन फाइबर कौन सा है, तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं. ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए फिर जूट के लिए, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए. ठीक है, फ्लड प्लेन्स में ग्रो होता है. और जूट जो है वैरायटीज ऑफ पर्पसेस के लिए यूज होता है. आपको पता है रोप्स भी बनती है जूट की, कारपेट बनते हैं, मैट्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं. पर अब जो है धीरे धीरे जूट का जो अपन कह सकते हैं डिमांड है वो डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जूट जो आता है ना बेटा मार्केट में वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है. तो आजकल जो है जूट के कंपेयर में लोग सिंथेटिक फाइबर खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि वो लेस कॉस्टली है एज कंपेयर टू जूट. तो ऑल दीज क्रॉप्स आर नॉन फूड क्रॉप्स. अंडरस्टैंड? Now our next heading of book is technical and institutional reform. So as the population of India is growing, okay beta, and as we know that more than half of the population of India is dependent on agriculture, so it is a serious thing that we should concentrate on technological and institutional reforms at agriculture field. ठीक है, गवर्नमेंट तो स्टार्टिंग से ही जो है क्वेश्चन जो है इस पे फोकस कर रही है, बट स्टिल जो है हमारे फार्मर्स ने सीरियसली जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है. HYV वैरायटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें आ चुकी है, बट फार्मर्स जो है अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे. इरीगेशन सेक्टर पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, बट स्टिल द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मानसून. ठीक है, तो फार्मर्स अब ये जो टाइम आ गया है क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, लैंड जो है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो ऐसे में अब ये टाइम आ चुका है कि हम टेक्नोलॉजीज पे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे ध्यान दें. सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कलेक्टिवाइजेशन कर सकते हैं, हम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या कॉपरेशन, ये सारी एक ही चीजें हैं. क्या हुआ बेटा, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है
राइट ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया गया। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी में अधिकार दे दिया गया। पूर्वजों की प्रॉपर्टी में अधिकार दे दिया गया तो जो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े थे वो छोटे छोटे हिस्सों में भाइयों में बंट गए। तो जो ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड फिक्स्ड है, और फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के चलते हुए जो जमीन बंटने लग गई ना, तो काफी सारी जमीन जो है बंटवारे में फालतू वेस्ट हो गई। तो ऑलरेडी लैंड कम है, ऊपर से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ने जमीन को और ज़्यादा कम कर दिया। दूसरी तरफ पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे में नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या कि वापस से जो है लैंड को कलेक्ट किया जाए, कलेक्टिवाइजेशन किया जाए, क्योंकि एक बड़े ज़मीन के टुकड़े पे जो है अगर फार्मिंग होगी तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि छोटे जो लैंड पे बेटा जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हम यूज़ नहीं कर सकते। छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे मतलब ज़्यादा जो है इनपुट्स नहीं डाले जा सकते। तो ऐसे में इट्स टाइम टू यूज़ द इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम। इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम मीन्स ऐसे प्रोग्राम्स यूज़ करने जिससे कि फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो क्या इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इतना दे रखा है। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट अब क्या है, गवर्नमेंट ने कोशिश तो खूब की इन सारे लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की, बट कहीं ना कहीं कमियां रह गई। गवर्नमेंट ने कह सकते हैं एक्ट बहुत सारे बनाए पर उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद 60s और 70s में गवर्नमेंट ने लाया ग्रीन रिवॉल्यूशन। पर हमने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन वीट से रिलेटेड, राइस से रिलेटेड, और वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड। पर इन दोनों रिवॉल्यूशन को ले तो आई गवर्नमेंट, पर इनका इम्पैक्ट कुछ ही एरियाज तक, पंजाब, हरियाणा, इन एरियाज तक ही लिमिटेड हो गया। ओवरऑल इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो है एक्सेसिव वाटर की जरूरत थी, और एक्सेसिव वाटर जो है वो ओवरऑल इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है कुछ ही एरिया में देखा गया। फिर फर्दर गवर्नमेंट ने 80s और 90s में क्या किया, एक कंप्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इसमें क्या रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने, तो यहाँ से आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ने अब क्या किया, क्रॉप इंश्योरेंस करना शुरू किया। ठीक है, कि अगर कोई किसान को सूखा पड़ जाता है, किसी कारण उसकी क्रॉप फेल हो जाती है, तो उसको इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ताकि जो है फार्मर सिक्योर फील करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीरियसली प्रोडक्शन की तरफ जाए। फ्लड्स के खिलाफ इंश्योरेंस होने लगे, साइक्लोन, फायर, अगर खेती जो डिजीज के कारण कीटाणु लगने से खराब हो जाती है तो उसके भी इंश्योरेंस होने लगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ताकि किसानों को लोन मिल सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया गया, ताकि फार्मर्स जो है प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे, अच्छे इनपुट्स यूज़ करें, अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से जो है हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर को रेस करने की कोशिश की। उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड की। एट सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, मोर ओवर स्पेशल वेदर। उसके अलावा गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया वेदर बुलेटिन, ताकि किसानों को मौसम की जानकारी मिल सके और उसके हिसाब से वो जो है अपनी फसलों को बचा सके। उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये लास्ट ईयर 9th के 4th चैप्टर जो अपन ने फूड सिक्योरिटी पढ़ा था, उसमें अपन ने ये पढ़ा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मीन्स अगर कोई किसान मार्केट में बेचने में सक्सेसफुल नहीं होता था तो गवर्नमेंट उनको जो है क्रॉप ग्रो करने से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता देती थी कि तुम जो भी फसल ग्रो करोगे वो गवर्नमेंट को जो है बेचोगे। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है हर तरीके से जो है किसानों को सपोर्ट करने की कोशिश की, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और लोग जो है सिक्योर हो सके। अब अपना नेक्स्ट रीडिंग है भूदान और ग्रामदान। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो विनोबा भावे थे वो महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, उनके पद चिन्हों पे चलते थे और उनके साथ साथ जो है सत्याग्रह मूवमेंट पे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। और गांधी जी की डेथ के बाद जो है विनोबा भावे ने गांधी जी के विचारों को फैलाने के लिए पद यात्रा शुरू की। ठीक है, अब एक बार वो अपना लेक्चर और स्पीच दे रहे थे आंध्र प्रदेश के पोचामपल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तो कुछ लोगों ने खड़े होकर उनसे
जमीन की, कुछ लैंडलेस किसान थे, विलेजर्स थे बेचारे जिनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने विनोबा भावे से विनती की कि वो किसी तरीके से उनको जमीन दिलाएं। तो विनोबा भावे ने उनको प्रॉमिस किया कि वो इमीडिएटली तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट से वो बात करेंगे कि वो किसानों की मदद करे। तो जब ये सब बातें चल रही थी तो इतने में विनोबा भावे से प्रभावित होकर श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के इंसान ने खड़े होकर वहीं जो है अपनी 80 एकड़ लैंड जो है लैंडलेस पुअर विलेजर्स को दान कर दी। तो इस दान को, जमीन के दान को कहा गया भूदान मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद विनोबा भावे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल हुए, अपनी स्पीच से जो है उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, और विनोबा भावे की स्पीच से इंस्पायर होकर काफ़ी सारे जमींदारों ने क्या किया, पूरे के पूरे गांव दान कर दिए लैंडलेस पुअर विलेजर्स को। तो इसको कहा गया, पूरे गांव दान हुए तो ग्राम दान। प्लस इस मूवमेंट को, भूदान ग्रामदान मूवमेंट को ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ब्लड लेस रिवॉल्यूशन मीन्स बिना खून बहाए, बिना हिंसा के, शांतिपूर्वक तरीके से जब कोई सॉल्यूशन हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। तो ये बेसिकली 1 मार्क्स के लिए आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, कि व्हाट इज भूदान और ग्रामदान मूवमेंट या व्हाट इज ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। Now our next heading is contribution of agriculture to the national economy, employment and output। तो देखा जाए तो maximum of our population is dependent on एग्रीकल्चर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, बट एट द सेम टाइम जीडीपी में जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है डे बाय डे, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उस लेवल का, उतना जो है हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है निल है, कम है, उस लेवल का नहीं हो रहा। तो अब कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डेवलप किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR का जो है स्थापना की, ताकि जो है एग्रीकल्चर की तरफ जो है कुछ वो स्टेप्स रिसर्च कर सके, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सके, जिससे कि है एग्रीकल्चर का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शेयर बढ़ सके, प्लस आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वेटरनरी सर्विसेज स्टार्ट करी, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्टिंग वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे सेंटर्स जो है साइंटिफिक सेंटर्स डेवलप किए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रोड्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रूरल एरियाज़ की, जहाँ गाँवों में जहाँ पे फार्मिंग होती है ना, उन एरियाज़ को डेवलप किया गया वहाँ पे, ताकि उधर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ डेवलप की गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान देके कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करके उसका जो GDP में उसको शेयर बढ़ाया जाए। प्लस गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, सब्सिडी दी ऑन फर्टिलाइजर, ताकि फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, HYV वैरायटीज ऑफ सीड यूज़ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज करके GDP में कंट्रीब्यूट कर सकें। बट ये देखा गया कि इतने सारे स्टेप्स के बाद भी जो है गवर्नमेंट ने जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में अनसक्सेसफुल रही। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब ये देखा गया इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कि फार्मर्स जो है उल्टा एग्रीकल्चर में पैसा लगाने के बजाय वापस जो है एग्रीकल्चर से अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। मतलब नाउ द पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स। तो डे बाय डे एम्प्लॉयमेंट भी कम, जहाँ पहले प्रोडक्शन कम था, एम्प्लॉयमेंट तो था, आजकल एम्प्लॉयमेंट भी लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट लेना लोगों ने कम कर दिया है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। तो इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर अपन लास्ट 9th में पढ़ चुके हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स providing nutrition food, minimum nutritional food to the population of a country, to all the citizen, कि कम से कम इतना न्यूट्रिशनल फूड मिल जाए कि इंसान के जीने के लिए, उसको अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो उस जो अपन देख सकते हैं जो फूड सिक्योरिटी लेवल है अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। कुछ तो जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो फूड सिक्योर हैं, डेवलप्ड स्टेट, वहीं कुछ अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, दे आर स्टिल फूड इनसिक्योर। तो उन स्टेट्स में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए 2 कंपोनेंट्स, 2 प्रोग्राम्स। बफर स्टॉक क्रिएट करना शुरू किया, दूसरा PDS सिस्टम। PDS सिस्टम बेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू राशन शॉप, मीन्स जो पुअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटीज है उनको राशन शॉप के थ्रू जो एसेंशियल फूड ग्रेन्स है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करना शुरू किया।
उसके लिए फिर अपॉइंट किया गया FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का करती थी, बफर स्टॉक क्रिएट करती थी, फूड ग्रेन्स कलेक्ट करके रखती थी, और जो पुअर स्टाटा ऑफ सोसाइटी है या जो पुअर स्टेट्स है वहाँ पे PDS सिस्टम के थ्रू FCI जो है पुअर पीपल्स जो है जो अब बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट मिनिमम रेट। अब इसके लिए FCI कलेक्ट कैसे करती थी, वो फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती थी, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करके प्लस सब्सिडी देती थी फर्टिलाइजर्स पे, ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट्स पे, HYV वैरायटीज ऑफ सीड्स पे, ताकि जो है फार्मर्स उनको यूज करके मिनिमम लैंड पे मैक्सिमम जो है क्रॉप्स ग्रो कर सके, और प्लस मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती थी। इससे फार्मर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करते थे। तो बट आगे जाके देखा गया कि इन सब चीज़ों का जो है इम्पैक्ट वो लिमिटेड एरिया तक रहा, स्पेशली पंजाब हरियाणा। प्लस इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया कि FCI ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब्सिडी देना तो शुरू किया। अब फार्मर्स ने लिमिटेड लैंड पे ये बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और डाले, तो इससे जो लैंड की जो हम देखेंगे फर्टिलिटी वो लूज होने लग गई। लैंड जो है डे बाय डे ज़्यादा पानी यूज करने से सॉइल जो है सैलाइन होने लगी, और इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है डिक्रीज होने लगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। प्लस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया APL और BPL कार्ड। ये कार्ड्स तो बनने लगे पर ये कार्ड्स ढंग से नहीं बने बेटा, ठीक है। अभी भी काफ़ी सारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे वो वंचित रह गए, इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाए। उसके अलावा जो है ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स कैन बी मेड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिंकेज। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट फैसिलिटीज देती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज देती है, इंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज वीट और राइस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, दूसरे फूड ग्रेन्स को जो है गवर्नमेंट जो है इग्नोर कर रही है। इससे क्या है, एक फूड ग्रेन जो वीट और राइस है उसका तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं जो दूसरे फूड ग्रेन्स है उनकी स्कैरसिटी आने लग गई है मार्केट में। प्लस जो है इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, इन पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। The focus on increasing food grain production, which should be on a sustainable basis and also free trade in grains, will create massive employment and reduce poverty. अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबी भी दूर होगी और एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन टू कल्टिवेशन। हमको सिर्फ फूड ग्रेन्स पर ध्यान न रख के फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल सीड, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए, और इस तरह से गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट के इन स्टेप्स का, जो लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। फ्री पावर टू अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैज इनकरेज देम टू पंप ग्राउंड। अब जो है गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को अननेसेसरी सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। इससे गवर्नमेंट जो है वो सब चीज़ें पाने के लिए किसान क्या कर रहा है, अपने ज़मीन में हर कोई पंप, बोरवेल खुदवा रहा है, जिससे जो है ग्राउंड वाटर डिक्रीज होता जा रहा है। तो इससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे गए हैं इन प्रोग्राम्स के। द बिग फार्मर्स, जो अब अल्टीमेटली ये है कि जो बिग फार्मर्स आर टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ऑल द, जो ऑलरेडी रिच फार्मर्स थे वही इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा पा रहे हैं। पुअर फार्मर्स पर गवर्नमेंट ने इतने ऐसे प्रोग्राम फोकस नहीं किए हैं। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट फूड सिक्योर करना चाहती है तो उनको स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये वाला सेक्शन आप पढ़ लेना, इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर अपन ने बेटा लास्ट ईयर पढ़ा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब अपनी आज की लास्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ये न्यू नहीं है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में उस समय से हम ट्रेड करते आ रहे हैं। ब्रिटेन कंट्रीज में हमारे स्पाइसेस, हमारी कॉटन हम लोग बेचते रहे हैं, और वहाँ से जो है फिनिश प्रोडक्ट तैयार होकर, इंडस्ट्रियल क्लोथ्स तैयार होकर इंडिया में आते रहे। जो ट्रेडिंग है फॉरेन कंट्रीज के साथ, इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट इज़ फ्रॉम ओल्ड टाइम। जो इंडिया का कॉटन जो था यहाँ से एज ए रॉ मटेरियल जाता था, और ब्रिटेन की जो फेमस इंडस्ट्रीज थी लिवरपूल में और मैनचेस्टर में, वो इंडिया की कॉटन के बदौलत ही चलती थी, ठीक है। और जो ये मूवमेंट्स हुए थे इंडिया में, चंपारण मूवमेंट अपन ने पढ़ा है बिहार में 1917 में, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ के किसानों को मजबूर किया था कि वो इंडिगो ग्रे करे। इंडिगो एक तरह का केमिकल, इससे रिलेटेड अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, जो कपड़ों को डाई करने में यूज होता है। तो ऐसे में वहाँ के फार्मर्स को फूड ग्रेन की कमी होने लगी, क्योंकि उनसे जबरदस्ती इंडिगो ग्रो कराया जा रहा था। और ऐसे में वहाँ पे एक जो है आंदोलन हुआ था, चंपारण मूवमेंट इन 1917।
तो ये सारे अपन ये पढ़ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ओल्ड टाइम से ये सब कुछ चला आ रहा है. अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू challenges डिस्पाइट बीइंग एन important प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट. मतलब ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं बट स्टिल हम दूसरे देशों से पीछे हैं बिकॉज ऑफ द हाई सब्सिडी. क्योंकि दूसरे देशों में किसानों को जितना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमारे देशों के पुअर किसानों को गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम दूसरे देशों से आज भी पीछे हैं. टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड. टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द स्मॉल फार्मर. अगर हम एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं तो हमको सिर्फ बिग फार्मर्स को न सोच के स्मॉल फार्मर्स को देना पड़ेगा इंपॉर्टेंस. ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो प्रॉमिस किया था वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा. उल्टा ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या देखे गए कि जो लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई, वाटर लेवल डिक्रीज हो गया, हमारे बायोडाइवर्सिटी इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे फोकस न करके हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे सब चीज़ों पे जो है फोकस करना चाहिए. उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इनके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है लैंड पर, इन्वायरमेंट में नहीं देखे गए हैं. A few economics think that the Indian farmer have a blink future if they, अगर इंडियन फार्मर्स कंटिन्यू जो है इस तरीके से केमिकल यूज करके प्रोडक्शन करते रहे तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो डार्क में चला जाएगा. पूरी लैंड की जो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी. आज जो है 600 मिलियन जो रूरल पीपल हैं दे आर डिपेंडेंट ओनली 250 मिलियन. लैंड तो सिर्फ 250 मिलियन अवेलेबल है और रूरल पीपल कितने हैं? 650 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो एक इंसान के पास एवरेज लेस देन हाफ से भी कम जो है लैंड हिस्से में आती है. इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई. अब इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए? सिर्फ दाने, ग्रेन्स ना होगा कि हाई वैल्यू क्रॉपिंग पर ध्यान देना चाहिए. दे विल, इससे इनकी इनकम जो इंक्रीज होगी और इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट कम आएगा. बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावरिंग वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जैत्रोफा एंड जोजोबा नीड्स मच लेस. क्योंकि इस तरीके की जो क्रॉप्स हैं उसमें कम पानी चाहिए एज कम्पेयर टू सीरियल क्रॉप्स. इससे लैंड की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और इंडिया का जो फ्यूचर भी अच्छा रहेगा. तो इट्स हाई टाइम कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, जेनेटिक जो है इस पे फार्मिंग पे, इंजीनियरिंग पर ध्यान दें. प्लस इस तरीके की क्रॉप, हाई वैल्यू क्रॉप ग्रो करे जो कि इन्वायरमेंट को नष्ट भी ना करे और कहीं ना कहीं फार्मर के फ्यूचर को डेवलप भी करे. और सिर्फ हमें बिग फार्मर्स का ना सोचकर स्मॉल फार्मर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. रीड द चैप्टर केयरफुली. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी पर्सनली. ठीक है, होमवर्क आई विल बी गिविंग यू.